हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2020 का पेपर, राइट। अगर आप 2020 की बात करें तो नीट के दो पेपर हुए थे। एक नॉर्मल पेपर जो सबके लिए हुआ था और एक कोविड की वजह से, मतलब किसी को बुखार आ रहा था या कोविड था, कोई कोविड पॉजिटिव था तो उसकी वजह से जो बीमार रहा हो उसका पेपर। तो टोटल दो पेपर है नीट के जो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो आज हम एक पेपर डिस्कस करेंगे और दूसरा पेपर हम है ना किसी अगली वीडियो में करेंगे। तो 2020 में जो नीट हुए थे उसमें दो पेपर में से एक पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पेपर की बात करो, पेपर बहुत ही आसान था। पेपर का लेवल जो था अल्टीमेट इजी था, ठीक है। अभी पेपर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पेपर हमें डिस्कस करना आपके साथ, राइट। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों, है ना, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे जो आपसे हो गए होंगे, कुछ 3-4 क्वेश्चन ही फंसे होंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। तो आप वो मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल है जो मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो आपको किसी पार्ट में डाउट आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हम जो है ना मोस्टली क्वेश्चन हमारे लगभग 40-45 में से, एक्चुअली ये पेपर जो है ना वो इतना ज्यादा डिस्कस करने लायक भी नहीं है ना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपके इसमें से आते ही होंगे, बट हमें डिस्कस करना है क्यों, राइट। क्योंकि हमारे पास सारे पेपर डिस्कस फॉर्म में रहने चाहिए, ठीक है। आप उसके सॉल्यूशन देख लो, जिस क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत आ रहा है उसके आप, है ना, आपने अगर इसको अटेम्प्ट किया हो पेपर तो मुझे लगता है अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो 40 क्वेश्चन तो आपने एटलीस्ट किए होंगे 45 में से, ये तो आपने किए ही होंगे। इससे 2 क्वेश्चन कम और 1-2 क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं, और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी वो पूरे के पूरे भी कर सकते हैं। पेपर बहुत ही आसान था, पेपर के लेवल पे कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। पेपर बहुत ही आसान, ठीक है। तो हम वही क्वेश्चन मोस्टली डिस्कस करेंगे, ठीक से, जो क्वेश्चन थोड़े से अच्छे थे, जिस क्वेश्चन में हमें डिस्कशन की जरूरत है। उसके अलावा अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में क्या सही नहीं है। अब अत्यंत आसान क्वेश्चन, थ्योरेटिकल होगा, होपफुली सबने सही किया होगा, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ताजमहल वगैरह को क्या करता है, डैमेज करता है। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, नॉट ट्रू पूछ रहा है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा आपको, सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है इट कॉज नो डैमेज टू मोन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल। ये ताजमहल वगैरह को कोई भी डैमेज नहीं करता है, ये बहुत ही गलत है, ठीक है। ताजमहल के जो मार्बल्स वगैरह होते हैं उनको अफेक्ट करता है, एसिड रेन जो है वो अफेक्ट करता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, 46 का सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है, राइट, रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज। ऑक्सीडेशन नंबर दिया है ना, और पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन देखिए, Cu2 कह रहा है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -2 होना चाहिए, लेकिन -1 दिया है। ClO3 -1, है ना। क्लोरीन का +5 होना चाहिए, यही दिया हुआ है। K2Cr2O7 में क्रोमियम का +6 होना चाहिए, यही दिया है। और HAuCl4 में, HAuCl4 में इसका कितना दिया हुआ, +3 दिया है, तो ठीक है। केवल इसका गलत दिया हुआ है, इसका -1 दिया हुआ है, लेकिन होना चाहिए -2। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -2 होगा और कॉपर का +1, कॉपर का कितना होगा, +1 होगा। तो ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 का दिया हुआ है, देखो। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है कि प्रोपेनामाइड का रिएक्शन इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा रहे है ना। प्रोपेनामाइड है हमारे पास, प्रोपेनामाइड है, CH3 CH2 CONH2। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं ब्रोमीन के प्रेजेंस में, एल्कोहलिक के वजह से Br2KOH है, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हमारा प्रोपेनामाइड। ये क्या है, प्रोपेनामाइड। हम सबको अच्छे से पता है क्या है हमारा प्रोपेनामाइड है, सो ठीक है, क्या है, प्रोपेनामाइड। ठीक है, तो प्रोपेनामाइड का रिएक्शन जब Br2KOH से करवाया तो इसको हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ये वाला जो स्पीसीज है वो यहां से हट जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, CH3CH2NH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH2CH2NH2। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन होगा बच्चों, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। आंसर आ जाएगा आपका करेक्ट, इथाइल अमीन आ जाएगा, राइट, ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखे क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा डिस्कस करने लायक है कि एक लिक्विड एक्स है, इट कैन बी प्योरीफाइड बाय ए लिक्विड एक्स कैन बी प्योरीफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन ओनली इफ इट इज, है ना, कि कोई आपका लिक्विड है जिसको हम स्टीम डिस्टिलेशन से प्योरीफाई कर सकते हैं। कब? स्टीम डिस्टिलेशन से प्योरीफाई कर सकते हैं तब जब ये हमारा क्या होगा, ठीक है, ध्यान देंगे, स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन के लिए जरूरी है कि वो स्टीम वोलेटाइल है, क्या हो, स्टीम वोलेटाइल और इमिसिबल इन वाटर, क्या हो, इमिसिबल इन वाटर, इमिसिबल इन वाटर। सबका लॉजिक बताता हूं मैं आपको। कोई कंपाउंड अगर आप चाह रहे हैं कि स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लें, अगर आप ये चाह रहे हैं कि उसको स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लें, तो उसके लिए दो चीजें जरूरी है। पहला तो कंपाउंड क्या हो, स्टीम वोलेटाइल हो, कंपाउंड क्या हो, स्टीम वोलेटाइल हो, राइट, ठीक है, स्टीम वोलेटाइल हो, और दूसरा हो कि इमिसिबल इन वाटर, क्या हो, इमिसिबल इन वाटर। पहला आपका स्टीम वोलेटाइल है, दूसरा आपका इमिसिबल इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व ना होता हो। ऐसा क्यों? स्टीम वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ, स्टीम देने से ही वो वेपर में चेंज हो जाए, उसका वेपोराइजेशन आसान हो, ठीक है। उसी कंपाउंड जो वोलेटाइल होते हैं उसी को तो हम स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं कि स्टीम उसके ऊपर से पास कराएंगे। होगा क्या, मान लो एक लिक्विड है, उसके ऊपर से हम स्टीम पास कराएंगे, है ना, उस लिक्विड के ऊपर से हम क्या करेंगे, स्टीम पास कराएंगे। स्टीम पास करने से वो कंपाउंड वेपर में कन्वर्ट होना चाहिए, स्टीम वोलेटाइल कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, स्टीम वोलेटाइल, जो स्टीम से ही वेपर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मान लो दो लिक्विड का मिक्सचर है, ए और बी, इसके ऊपर से हमने स्टीम पास किया, हमने क्या किया, स्टीम पास किया। ए और बी के ऊपर से हमने क्या पास किया बच्चों, स्टीम पास किया, और स्टीम पास करने से क्या हो, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। किसमें कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। स्टीम पास करने से गए कोई कंपाउंड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको कहते हैं स्टीम वोलेटाइल, ठीक है। तो स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, वो इमिसिबल इन वाटर होना चाहिए। क्यों बच्चों, अगर स्टीम पास करने से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और इमिसिबल नहीं हुआ वाटर में, यानी कि स्टीम में अगर इमिसिबल नहीं हुआ तो स्टीम नहीं मिल जाएगा। तो जहां एक को प्योरीफाई करने गए थे वो वाटर में मिल जाएगा, फिर से एक मिक्सचर बन जाएगा। जैसे मान लो कि ए को हमने क्या किया, ए को स्टीम वोलेटाइल मान के हमने स्टीम पास किया यहां से, और ए का स्टीम बन गया। स्टीम बनने के बाद क्या होगा, ए अगर पानी में मिक्स हो गया तो एक अलग मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी एक मिक्सचर से हम इसे सेपरेट कर दें। स्टीम पास किया, ए का वेपर बन गया, स्टीम पास किया और ए का वेपर बन गया बच्चों, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए, स्टीम पास करने से वो वेपर में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर वेपर बनने के बाद वो पानी में फिर से डिजॉल्व हो गया, फिर तो हमारे लिए समस्या हो गई ना, फिर हमें अलग से सेपरेट करना पड़ेगा। तो इमिसिबल इन वाटर होना चाहिए। तो पहला है आपका स्टीम वोलेटाइल और दूसरा है इमिसिबल इन वाटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है इनमें से लीनियर स्ट्रक्चर कौन सा होगा। बहुत आसान, ऑप्शन नंबर 4 N2, है ना, N2O आपका लीनियर स्ट्रक्चर होगा। अगर आप N2O का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से होता है। इसके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं। N2O का स्ट्रक्चर होपफुली आप बना लेंगे, इसके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनते हैं, आप बना लीजिएगा, ठीक है। इन सब की प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो लीनियर स्ट्रक्चर किसका होगा, आपका N2O का होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, which of the following compound is most reactive in electrophilic aromatic substitution। तो जाहिर सी बात है यहाँ फिनॉल ही करेक्ट आंसर होगा। जो फिनॉल होगा उसमें जो लोन पेयर है, फिनॉल के ऊपर जो लोन पेयर है बच्चों, ये लोन पेयर कैसा है, ये लोन पेयर इसको क्या करेगा, रिंग को एक्टिवेट करेगा। रिंग को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, रिंग एक्टिवेशन होगा, और रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देगा। तो यही जो कंपाउंड होगा वो आपका मोस्ट रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, राइट। तो बहुत ही आसान पेपर है, मोस्टली क्वेश्चन आसान है। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई डाउट लग रहा है बच्चों तो उसको जरूर आप मुझसे पूछ ले मैसेज करके, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है which of the following will not undergo ना SN1 रिएक्शन विद OH माइनस। कौन सा आपका SN1 रिएक्शन नहीं होगा, किसका SN1 रिएक्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 देखें, ऑप्शन नंबर 3 देखें, CH2Cl। इसको आप देखें तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड,
ठीक है बच्चों, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अगर इसका OH माइनस के साथ रिएक्शन कराओगे तो SN2 मैकेनिज्म से हो, न कि SN1। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना, क्योंकि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो OH माइनस के साथ SN2 देगा, ना कि SN1, राइट। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्लोरेमफेनिकोल। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, राइट। कोई डाउट है तो जरूर पूछ लें, प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, अगेन पॉलीमर के ऊपर है, बैकेलाइट के ऊपर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। फिर भी अगर कोई डाउट है आपको, है ना, इन दोनों क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट है, क्योंकि प्योरली थ्योरेटिकल है, इसमें करना कुछ नहीं है। 53 और 54 दोनों ही फैक्ट्स हैं, एक बैकेलाइट के ऊपर है, एक क्लोरेमफेनिकोल के ऊपर है, दोनों बहुत ही पॉपुलर है, बैकेलाइट भी और क्लोरेमफेनिकोल भी, तो दोनों ही थ्योरेटिकल है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार जरूर आप पूछ लें, है ना, एक बार आप जरूर इस बारे में बात करें। चलो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है आपसे कि मैच द एलिमेंट इन द कॉलम 1 विद दैट इन कॉलम 2। आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 में मैच करना है, ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 में मैच करना है। पहला है आपका कॉपर, ठीक है, बी है आपका फ्लोरीन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बी है आपका फ्लोरीन, सी है आपका सिलिकॉन, डी है आपका सेरियम, डी है आपका सेरियम, और इधर है आपका नॉन मेटल, ट्रांजिशन मेटल, लैंथेनाइट, आसान क्वेश्चन ही, लैंथेनाइट और मेटलाइट। हमें क्या पता है, क्या कॉपर क्या ट्रांजिशन मेटल, फ्लोरीन क्या है मेटल, सिलिकॉन क्या है मेटलाइट, और सेरियम क्या है लैंथेनाइट। सेरियम क्या है, लैंथेनाइट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे 57 क्या कह रहा है, देखिए which of the following is a free radical substitution reaction। इनमें से कौन सा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बहुत ही आसान। अगर आप थर्ड ऑप्शन देखें तो मेथेन का रिएक्शन अगर आप Br2 से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H तो CH3Br बनता है। दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, राइट, दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 58 है ना, क्या कह रहा है, द रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट इज एन एग्जांपल ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। H2SO4 क्या करता है, H2SO4 का रिएक्शन जब भी कार्बोहाइड्रेट से होता है डिहाइड्रेशन होती है बच्चों, क्या होती है, डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है। H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसका रिएक्शन जब भी कार्बोहाइड्रेट से होता है वाटर रिमूव होता है, बहुत ही आसान रिएक्शन है। कोई डाउट है तो जरूर पूछे इस बारे में, ठीक है। तो जब भी H2SO4 से रिएक्शन होगा आपका कार्बोहाइड्रेट का वाटर रिलीज होगा, क्या होगा, वाटर रिलीज होगा बच्चों, राइट। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी बेसिकली। जस्ट अ सेकंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात करें तो होपफुली आपका ये सवाल सही हुआ होगा, है ना। फर्स्ट को आप देखें तो फिनॉल है और सब्स्टिट्यूशन में क्या लगा, NO2 लगा हुआ। NO2 एक कैसा ग्रुप है, पैरा पोजीशन पे NO2 माइनस M की तरह काम करता है। पैरा पोजीशन पे जो NO2 है वो किसकी तरह काम करता है, माइनस M की तरह। और माइनस M क्या करता है, वो इंक्रीज करता है, माइनस M क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, एसिडिक कैरेक्टर। माइनस M क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है। माइनस M क्या करता है बच्चों, एसिडिक कैरेक्टर को क्या करता है, इंक्रीज करता है, राइट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए सॉरी यस, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 इज ए वेरी इजी क्वेश्चन।
ठीक है, इसमें शेप बताना है। तो हम सबको पता है XeF2 का शेप कैसा होता है, लीनियर होता है। XeF2 किस शेप का, आपका लीनियर शेप का होता है। ठीक है, XeF4 कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, XeO3 कैसा होता है आपका, पिरामिडल। ये सारे केमिकल बॉन्डिंग के बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत वाली बात होगी। और XeO4 कैसा होता है, स्क्वायर पिरामिडल। कैसा होता है, स्क्वायर पिरामिडल। राइट, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैविंग 0.02 मोलर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 100 सेकंड। आपको दिया क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.02 मोलर, हाफ लाइफ की वैल्यू दी हुई है कितनी, 100 सेकंड। के की वैल्यू पूछ रहा है, के की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, सिंपल। ठीक है, तो हमको पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 की, ऐसा हो जाता है। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 इंटू टी हाफ। ए नॉट की वैल्यू क्या होगी, 0.02 अपॉन 2, और टी हाफ की क्या वैल्यू है, 100 है। टी हाफ की क्या वैल्यू है, 100। ठीक है, यहां से इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 10 टू द पावर -4, 1 इंटू 10 टू द पावर -4, 1 इंटू 10 टू द पावर -4। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। तो इसमें आप सेकंड ऑप्शन देखें, है ना, 62 में आप सेकंड देखें, कह रहा है लैंथेनाइड रिवील ओनली +3, है ना, ओनली +3 नहीं है बच्चों, जनरली +3 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जनरली +3 होना चाहिए, है ना। लैंथेनाइड का +3 ज्यादा स्टेबल होता है ना, लैंथेनाइड का +3 ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होते हैं। उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होता है, वेरिएबल होता है। कैसा होता है, वेरिएबल होता है। इसका मतलब क्या है, आपका ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है कि, है ना, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, वेरिएबल है। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग एस्पेक्ट विद द रेस्पेक्टिव मेटल। ठीक है, अगेन है वेरी इजी क्वेश्चन ऑन ट्रांजिशन मेटल। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं, है ना। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो जरूर पूछना, है ना, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है ना, एक न्यूमेरिकल सिंपल सा मोलर मास पूछ रहा है। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाइए, RLVP इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जितना भी है उसका आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल कर दीजिए, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। RLVP निकाल लीजिए सिचुएशन के हिसाब से। RLVP कितना है, चलिए क्वेश्चन देख ही लेते हैं क्या कह रहा है। If 8 gram of a non-electrolyte solute is dissolved in 114 gram of an octane to reduce its vapor pressure to 80%, है ना। पहले 100 था, अब कितना हो गया, 80 हो गया, और पहले कितना था, 100 था, है ना। RLVP किसके इक्वल होता है, RLVP होता है डेल्टा P अपॉन P नॉट। पहले कितना था आपका, 100 मान लो, 80% बचा है अपॉन 100, इनिशियली 100 माना, अब 80% बचा, और ये दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल हो जाएगा, है ना, Mb अपॉन Na प्लस Mb। तो वेट अपॉन मोलर मास, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
तो सिंपल इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, इस क्वेश्चन में सिंपली दिए गए डेटा के हिसाब से आरएलवीपी कैलकुलेट करना है, वो हमने कर लिया। आरएलवीपी कहाँ पहुंच जाता है, 80% पे पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है बच्चों, 80% पे, है ना। तो हमने यहाँ पे 80 देखा, 100 से 80 पे चेंज निकाल लिया, आरएलवीपी निकाल लिया। और आरएलवीपी इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आरएलवीपी इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज एनबी अपॉन Na प्लस एनबी, दैट इज एनबी अपॉन Na प्लस एनबी। और एनबी इज इक्वल टू व्हाट, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, है ना। Na इज इक्वल टू क्या, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, वो हमने निकाल लिया, राइट। बस अब यहां से आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल में वैल्यूज पुट करके आंसर आराम से निकाल सकते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है करेक्ट मैच करना है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और sp3 के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ टेट्राहेड्रल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सिर्फ टेट्राहेड्रल हो जाएगा, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 dsp2 के लिए क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 sp3d के लिए क्या होता है ना, वो होता है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 d2sp3 के लिए क्या होता है, वो होता है आपका ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है आपका, ऑक्टाहेड्रल होता है, राइट। काफी इजी चॉइस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि 3s में आपको बताना है, 3s में आपको एंगुलर नोड और रेडियल नोड बताना है। क्या करना है आपको, एंगुलर नोड और रेडियल नोड बताना है। एंगुलर नोड किसके इक्वल होता है, एंगुलर नोड इक्वल टू होता है, यहाँ पे l की वैल्यू क्या है, s के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। s सबसेल के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, राइट। s सबसेल के लिए बच्चों l की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। एंगुलर नोड इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 0। एंगुलर नोड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और रेडियल नोड इक्वल टू क्या होता है, रेडियल नोड इक्वल टू होता है n माइनस l माइनस 1। रेडियल नोड इक्वल टू होता है n माइनस l माइनस 1, राइट। रेडियल नोड इक्वल टू n माइनस l माइनस 1। n की वैल्यू दी है आपको 3, l की वैल्यू 0, माइनस 1 इक्वल टू 2। एंगुलर नोड 0, रेडियल नोड 2। एंगुलर नोड 0 और रेडियल नोड 2। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिथियम एंड मैग्नीशियम शो some similarities in their physical properties as they are diagonally placed in the periodic table। लिथियम और मैग्नीशियम में कैसे होते हैं, कुछ रिलेशन होते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम में कुछ क्या होते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। कुछ क्या होती है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। और इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से क्या होता है बच्चों, डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, और यही उस लाइन में लिखने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 अगेन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्टली है थ्योरी से पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69 पूछ रहा है आपसे, है ना। PCl5 का अगर आप सेट देखेंगे तो TBP होता है, कोई डाउट की बात नहीं, TBP होता है। SF6 देखेंगे आप, SF6 देखेंगे तो ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। उसके अलावा BeCl2 देखेंगे तो लीनियर होता है, ठीक है ना। और आप देखेंगे NH3 देखेंगे तो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। तो इसमें से कौन सा गलत मैच है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, तो गलत कौन सा मैच है। PCl5 के बारे में पिरामिडल लिख रखा है, वो बात गलत है। PCl5 को पिरामिडल लिख रखा है, वो वाली बात गलत है। बाकी सारा पॉइंट आपका क्या है, ठीक है। बाकी सारा पॉइंट क्या है आपका, ठीक, राइट। चलिए
क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 में इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाया है, इसका क्या करवाया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाया है ना। अगर आप इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एंटी मार्कोनिकॉस रूल से एडिशन होगा। कैसे एडिशन होगा, एंटी मार्कोनिकॉस रूल से, और ये बन जाएगा, राइट। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1, राइट। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है ईएमएफ बताना आपको, बहुत ही क्लियर है, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि इसमें से सबसे कम रिएक्टिविटी का मेटल कौन सा है, ठीक है। सबसे कम रिएक्टिविटी मेटल आपका गोल्ड है, ठीक है। तो गोल्ड आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इधर बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है ना। गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, बहुत हाई होगा। गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, बहुत हाई होगा। तो बहुत आसान सा सवाल है, क्योंकि बाकी सारे मेटल कौन से, मैग्नीशियम 2+, आयरन 2+ और K+। तो ये तीनों ही मेटल ऐसे हैं, तीनों ही मेटल ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे बल्कि इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे। तो आप इनको देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर आप यहां देखते हो मैग्नीशियम को, आयरन को या पोटेशियम को, मैग्नीशियम को, आयरन को या पोटेशियम को अगर आप देखते हो तो मैग्नीशियम भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और पोटेशियम भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेंगे, ये सब इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी, ये सब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे, एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे। वहीं पे है ना गोल्ड की रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, एक्सेप्ट करना चाहेगा। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल विल बी वेरी हाई, रिडक्शन पोटेंशियल विल बी वेरी हाई, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है आपसे, प्योरिफिकेशन मेथड बताना है, बहुत आसान है, राइट। बोरॉन का किससे होगा, बोरॉन एक कैसा है आपका, सेमीकंडक्टर वगैरह में यूज होता है, तो बोरॉन को करेंगे जॉन रिफाइनिंग से। किससे करेंगे, जॉन रिफाइनिंग से। हमको बेस्ट ऑप्शन चूज करना होगा, है ना। टीन का किससे करेंगे, टीन का किससे करेंगे, लिक्वेशन से करते हैं, सब बहुत अच्छे से पढ़ाया है, सब लिक्वेशन से करते हैं, है ना। जिरकोनियम से, सबका ट्रिक बताया क्लास में, जब है ना ऑनलाइन क्लास लिया था तो ये सबका ट्रिक भी बताया था आपसे, राइट। जिरकोनियम का किससे कराते हैं, वैन अर्कल से। किससे, वैन अर्कल मेथड से, वैन अर्कल मेथड से। किससे कराते हैं, वैन अर्कल मेथड से कराते हैं। किससे कराते हैं, वैन अर्कल मेथड से करवाते, राइट, है ना। चलो जिरकोनियम का किससे कराते हैं, वैन अर्कल मेथड से, है ना। चलो और निकल का किससे कराते हैं, निकल का मोल्ड प्रोसेस से। कैसे कराते हैं, मोल्ड प्रोसेस, मोल्ड प्रोसेस। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज बेसिक इन नेचर। सोडियम एसीटेट को देखिए आप, सोडियम एसीटेट जो है, ये जो सॉल्ट है वो बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। क्यों, क्योंकि ये किस तरह के एसिड और बेस से बना हुआ है, बेस है इसमें NaOH और एसिड है इसमें CH3COOH, इसके रिएक्शन से बना हुआ है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड के मिक्सचर से बना हुआ है, तो ये सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा बच्चों। कैसा सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। 74 इज अगेन ए वेरी थ्योरेटिकल और इजी क्वेश्चन, कोई डाउट है तो जरूर पूछिए, राइट। नोट करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 कि किसको हीट करने पे हाइड्राइड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, तो उसका बहुत ही आसान है,
केवल एकमात्र यही ऐसा कंपाउंड है जिसको आप हीट करोगे तो एनहाइड्राइड बनेगा। आप खुद ही देख लो, इसको आप हीट करोगे तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, वाटर रिमूव होगा और एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, राइट। क्या होगा आपका? एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। दिस इज व्हाट? एनहाइड्राइड। दिस इज व्हाट? एनहाइड्राइड, राइट। तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? फ्यूल सेल की रिएक्शन लिखनी। फ्यूल सेल में क्या होता है ना? रिएक्टेंट आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है और प्रोडक्ट क्या होता है आपका? वाटर होता है। फ्यूल सेल में क्या होता है? रिएक्टेंट क्या होता है आपका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है बच्चों। क्या होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिएक्टेंट आपका क्या होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट क्या होता है आपका? वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, राइट। कि रिएक्टेंट क्या है आपका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट क्या है आपका? वाटर है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? ZAB कह रहा है। क्या होता है ZAB? क्या होता है ये? अगेन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया केमिकल काइनेटिक्स में, राइट। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी बताता है। क्या बताता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ना आप रिएक्टेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है, देखो पहला ऑप्शन दिया है कि ग्लूकोज है। ग्लूकोज के बारे में कौन सा कथन गलत है? ग्लूकोज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका ठीक नहीं है? पहला ऑप्शन है इट इज एन एल्डोहेक्सोज, इट इज एन एल्डोहेक्सोज। और लास्ट ऑप्शन है इट इज एन एल्डोपेंटोज, इट इज एन एल्डोहेक्सोज, इट इज एन एल्डोपेंटोज। अब आपको पता है इन दोनों में से कोई एक ही बात सही हो सकती है। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 में एक आपको दिया है कि एल्डोहेक्सोज। क्या है? एल्डोहेक्सोज। और सेकंड कह रहा है आपका ये एल्डोपेंटोज है, एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज और एल्डोपेंटोज। अब आपको पता है इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेटेड रिस्क भी ले सकते थे, बट ग्लूकोज इतना आसान क्वेश्चन है कि ये गलत हो ही नहीं सकता। एल्डोपेंटोज नहीं होता, ये एल्डोहेक्सोज होता है, इसमें 6 कार्बन होता है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा एल्डोपेंटोज वाला। एल्डोपेंटोज नहीं होता है, ये एल्डोहेक्सोज होता है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा कि एल्डोपेंटोज होता है। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 79 अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझा देता हूं। इस तरह का ग्राफ बना हुआ x y, ये एनर्जी है, ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। ये ऐसे है। कह रहा है कि बॉन्ड एनर्जी क्या हो। अब बॉन्ड एनर्जी अगर आपको समझना है तो बहुत आसानी से समझे, देखें बॉन्ड एनर्जी आपको समझना है, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी होती क्या है, इसको ढंग से समझने के लिए हमको पता है कि जब भी दो, मान लो कि B और B के बीच में बॉन्ड है, जब भी किसी दो एटम के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। कहते हैं कि हाइड्रोजन को तोड़ करके, है ना, बॉन्ड एनर्जी किसको कहते हैं कि हाइड्रोजन को तोड़ करके इनको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाना है। कितने डिस्टेंस पे ले जाना है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाना है। कितने पे? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाना, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी कैसे डिफाइंड होती है बच्चों, ध्यान से सुनिए। बॉन्ड एनर्जी डिफाइंड होती है कि हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ करके, हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ करके उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाना है। कितने पे ले जाना? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाना। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाने में जो एनर्जी लगती है दैट इज व्हाट? बॉन्ड एनर्जी, है ना। अब ध्यान दो कि इस पूरे ग्राफ में देखो तो सबसे कम एनर्जी कहां पर है? सबसे कम एनर्जी यहां पे है। और जहां पे सबसे कम एनर्जी होती है वहां होती है मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्या होती है? मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और यहीं पे क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यही बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जहां सबसे कम एनर्जी होती है वहीं मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। जहां पे सबसे कम एनर्जी होती है, पहले बच्चों ध्यान से सुनो, जहां पे सबसे कम एनर्जी होती है, यहां पे देखो
जहां पे सबसे कम एनर्जी हुई है यहाँ पे, पूरे प्लॉट में सबसे लीस्ट एनर्जी कहां पे, यहाँ पर लीस्ट एनर्जी क्या है, यहाँ पे क्या है, लीस्ट एनर्जी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी के अलावा यहाँ आप क्या लिख सकते हो, लीस्ट एनर्जी। तो लीस्ट एनर्जी के साथ साथ यहाँ क्या है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। लीस्ट एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, लीस्ट एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, राइट। यहाँ पे क्या है आपका, लीस्ट एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी, राइट। एनर्जी कम है और स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। एनर्जी कम है और स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। लीस्ट एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, लीस्ट एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी, यहीं पे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी है, बी। तो इनिशियल एनर्जी आप क्या बोल सकते हो, बी। इनिशियल एनर्जी आप क्या बोल सकते हो, बी। जब बॉन्ड बना तब का एनर्जी। अब इसे ब्रेक कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, इसे ब्रेक कर रहे हैं और कहां ले जा रहे हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस बाद जब ले गए तो एनर्जी क्या हो गई, ए हो गई। तो फाइनल एनर्जी कितनी हो गई बच्चों, देखो फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, ए हो गई। तो ध्यान दें, फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, ए हो गई। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि हमारा बॉन्ड कहां बना था, इस एनर्जी पे बना था, इस एनर्जी पे बना था। हमारा बॉन्ड कहां बना था, इस एनर्जी पे बना था, बी वाले पे। और बॉन्ड ब्रेकिंग का क्या मतलब होता है, उसको तोड़ करके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाना। बॉन्ड ब्रेकिंग का क्या मतलब होता है, उसको तोड़ करके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाना, उसको तोड़ करके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाना। तो इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले गए तो वो यहां पहुंचा, तो एनर्जी डिफरेंस क्या हुआ, बी माइनस ए हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी माइनस ए। पहले बी था, बाद में कहां हुआ, एनर्जी ए हुआ, तो डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा, बी माइनस ए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहले इसकी एनर्जी क्या थी, बी थी, क्योंकि वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे था, जहां बॉन्ड बनता है। फिर इसे तोड़ के कहां ले जा रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे ले जा रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, वहां पे एनर्जी ये है। तो बी माइनस ए कर दिया तो बॉन्ड एनर्जी निकल गई। फिर भी अगर कोई डाउट है तो एक बार जरूर बात करें, मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि ए का रिएक्शन H2PdBaSO4 से हो रहा है। ए का रिएक्शन H2PdBaSO4 से हो रहा है और ये बन रहा है रोजनमंड रिडक्शन है। क्या है, रोजनमंड रिडक्शन है। ये क्या होना चाहिए, बेंजोइल क्लोराइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेंजोइल क्लोराइड होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए बच्चों, बेंजोइल क्लोराइड, राइट। बेंजोइल क्लोराइड होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। वेरी फेमस रिएक्शन रोजनमंड रिडक्शन है, रोजनमंड रिडक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या कह रहा है। पहला आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बताना है और पाई बॉन्ड का नंबर बताना है, किस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में। तो बस थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, करना कुछ नहीं है आपको। ट्रिपल बॉन्ड ये COOH3 दिया है तो उसको आप ऐसे बना ले, ऐसे बना ले, बस सारा काम हो गया। अब sp2 कार्बन देखें, ये भी sp2 है, 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 ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। तो टोटल कितने कार्बन होंगे sp2, 7। कितने कार्बन होंगे टोटल sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 7 हो गए। मार्कर 7 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए। और पाई बॉन्ड कितने हुए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड है ना। कितने पाई बॉन्ड है इसमें, 6 पाई बॉन्ड। तो 7 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, 6 पाई बॉन्ड है बच्चों। कितने पाई बॉन्ड है, 6 पाई बॉन्ड है, यस और नो। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, देखिए है ना। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है आपसे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, -109 किलोजूल पर मोल। आपसे बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr पूछ रहा है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr पूछ रहा है। तो आपको पता है डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो आपका लिख दो बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 माइनस
2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच बी आर इज इक्वल टू -109। -109 इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 कितना दिया हुआ है, 435 दिया हुआ है, Br2 कितना दिया हुआ है, 192 दिया है, -2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr। बस आप यहां से सॉल्व करेंगे, आपका बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr आ जाएगा, राइट। चलिए, आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 83 में आपको सिंपल बॉयल्स लगाना है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाना है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ आपका प्रेशर चेंज बता रहा है, ठीक है। इनिशियली वॉल्यूम कितना था, 600, प्रेशर था आपका 1 bar, है ना। बाद में प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम दिया 150, तो यहां से आपका प्रेशर आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू 4 bar आ जाएगा, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ जिप्सम, व्हाट इज द रोल ऑफ जिप्सम CaSO4.2H2O इन सेटलिंग ऑफ सीमेंट। ये क्या करता है, स्लो डाउन करता है, किस प्रोसेस को, सेटलिंग टाइम को। सेटलिंग टाइम को क्या करता है, स्लो डाउन करता है। जिप्सम क्या करता है, ये क्या करता है, स्लो करता है, स्लो डाउन करता है, स्लो डाउन दी सेटिंग प्रोसेस। सेटिंग प्रोसेस को क्या करता है, जिप्सम स्लो डाउन करता है। जिप्सम क्या करता है, स्लो डाउन करता है, किसका, सेटिंग प्रोसेस, राइट। 85 देखिए, आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का है। कौन सा ऑक्साइड क्या है आपका, एम्फोटेरिक नेचर का है। कौन सा ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक नेचर का है। इसका सिंपल ट्रिक आपको मैंने बताया था, सुनो प्रभु अलबेली चाहिए बेगम जान हमको, ट्रिक बताया था सिंपल। तो सुनो प्रभु में ये आ गया SnO2, सुनो मतलब SnO2, है ना। जिसको ट्रिक नहीं पता है कि वो बच्चे जो नहीं पढ़े मुझसे, वो ट्रिक पूछ सकते हैं मैसेज करके, ठीक है। तो सिंपल है, SnO2 क्या होगा आपका, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 आपका क्या है, ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं है, सिंपल है ना। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन वो होती है ना। थर्ड को देखिए, ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं है। फ्लोरीन प्लस H2O gives 4HF प्लस O2। ये रिएक्शन आपका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो होती है उसमें H प्लस और OH माइनस का अटैक होता है। क्या होता है, H प्लस और OH माइनस का अटैक होता है। कोई भी जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है बच्चों, ठीक है, ध्यान दें, कोई भी जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है उसमें आपका, है ना, H प्लस और OH माइनस का अटैक होता है ना। H प्लस और OH माइनस का अटैक होता है, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो ये आपका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं है। अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है, बहुत ही शॉर्टकट एक्सप्लेनेशन है ना, बहुत डिटेल में आपको एक चीज इसमें जाननी है, ठीक है। इस बारे में शायद हमारी बात क्लास में एक बार हो चुकी है, इसलिए मैं शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको इसको बहुत डिटेल में जानना है तो एक बार मैसेज करके पूछ लें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन फिर से एग्जाम में आ सकता है, राइट, कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कौन सी है और कौन सी नहीं, ठीक है। इस बारे में अगर कोई भी डाउट है तो एक बार जरूर पूछें, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कौन सा स्कॉटकी एंड फ्रैंकल इफेक्ट दोनों दिखाता है। कौन सा आपका स्कॉटकी एंड फ्रैंकल इफेक्ट दोनों दिखाता है? AgBr, बहुत अच्छे से रटवाया इसको, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का वेट कितना है, 12 ग्राम, 12 ग्राम। नंबर ऑफ एटम कितना होगा, तो 1 मोल में नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है ना। 1 मोल में आपका नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, इससे आसान सवाल और आपसे क्या ही पूछेगा, वेट। 1 मोल में नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ एटम 1 मोल में कितना हो जाएगा, 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल, राइट। जस्ट अ सेकंड, चलिए, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 89 आपका कह रहा है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव सेम। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं उनका सेम क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं बच्चों ध्यान दो, जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है। दो सॉल्यूशन है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में इक्वल है, π1 इज इक्वल टू π2 है ना। दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में इक्वल है वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, राइट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहे थे? क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए सॉल्ट AB का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना दिया हुआ आपको? 4 × 10⁻⁸, 4 × 10⁻⁸। आपसे पूछ रहा है मोलैरिटी, सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है। तो इस तरह के सॉल्यूशन की KSP आप कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दो, KSP इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं AB टाइप सॉल्ट की KSP जो होती है वो S² के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? S² के। और KSP किसके इक्वल है? 4 × 10⁻⁸ के, दैट इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी स्क्वायर, राइट। तो यहां से सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 × 10⁻⁴ मोलर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मोलर मतलब मोल पर लीटर। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन था। पेपर बहुत आसान था इसीलिए ज्यादा टाइम नहीं दिए हैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने में। डायरेक्ट क्वेश्चन थे। होपफुली आप में से मैक्सिमम लोगों को सॉल्यूशन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। वेट फॉर ए सेकंड। होपफुली आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, राइट। मैक्सिमम क्वेश्चन आसान थे। अगर कोई भी क्वेश्चन फिर भी डिफिकल्ट लगा हो आपको, ऐसा लगा हो कि हाँ इस किसी पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो एक बार मुझे जरूर बताएं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, भले वो छोटा क्वेश्चन हो बड़ा क्वेश्चन हो, तो लास्ट ईयर अगर आप नीट का पेपर देखेंगे तो जो लेवल आया बच्चों वो लेवल तो एनसीईआरटी के ही बराबर था। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे थे कि जो नॉर्मल बच्चा होगा, जो बोर्ड का बच्चा होगा, वो भी ज्यादातर क्वेश्चन ठीक करेगा। तो ये आपका उत्तरदायित्व है, अच्छे से पढ़े। इस बार का भी पेपर इसके आसपास से इससे कठिन भी आ सकता है, तो हर तरह के पेपर की तैयारी करें। वही हम करवा भी रहे हैं, नीट का भी करा रहे हैं, जेटी भी करवा रहे हैं, फेस्टीज भी करवा रहे हैं। तो कठिन से लेकर के आसान से आसान पेपर तक का आपका प्रैक्टिस है। तो खूब जम के आप इसकी प्रैक्टिस करें, खूब मन से पढ़ाई करें। एग्जाम अब बहुत ज्यादा पास है, आपके नीट का एग्जाम बहुत ज्यादा पास है, तो खूब मेहनत करें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें गाइस, ठीक है गाइस। अब मिलेंगे अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।